दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों कोरोना वैक्सीन के लिए आम आदमी को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जी हां, बिहार के 5 लाख हेल्थ वर्करों को वैक्सीन की डोज देने के बाद ही आम आदमी का नंबर आएगा। जी हां, सरकार पहले चरण में हेल्थ वर्करों को वैक्सीन की डोज देने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार ने बिहार में हेल्थ सेक्टर में काम करने वालों का पूरा लेखा जोखा मांगा है। जी हां, इसमें सरकारी और निजी डॉक्टरों के साथ मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हर एक व्यक्ति की जानकारी शामिल है। सरकार के आदेश के बाद बिहार में मेडिकल कॉलेजों से लेकर सभी सरकारी और निजी अस्पतालों का पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। जी हां, राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रदेश के सभी जिलों से सूचना मांगी है। जी हां, बिहार में 40,000 से अधिक डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान में जिन 7 निश्चय योजनाओं को लेकर विपक्ष के साथ साथ अपनों ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा, उसकी गड़बड़ी दूर करने का संकेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ही दे दिया था। अब नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने नल जल योजना और गली नाली योजना की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम बनाए जाने के साथ साथ तत्कालीन योजना की मेंटेनेंस पॉलिसी पर भी काम करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर नल जल योजना के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने के साथ साथ इसके लगातार मॉनिटरिंग का निर्देश समीक्षा बैठक करके दौरान दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेयजल आपूर्ति की समस्या के निर्धारण पर फोकस करने के लिए विभागों को दिशा निर्देश दिया गया है। इसके लिए उन्होंने 3 विभागों पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और पीएचडी के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ साथ समीक्षा बैठक की है। बिहार विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से हारी आरजेडी ने अब उन कारणों का पता लगाने का फैसला किया है जिसके कारण सत्ता हासिल नहीं हो सकी है। जी हां, पार्टी ने इसके लिए कमेटी बनाई है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा चुनाव में जिसे पार्टी का टिकट देने लायक नहीं समझा गया, उसे हार का कारण पता लगाने का जिम्मा सौंपा गया है। जी हां, आरजेडी सूत्रों के मुताबिक पार्टी यह पता लगाएगी कि बिहार के कुछ खास इलाकों में उसे सफलता हासिल क्यों नहीं हो पाई। जी हां, आखिरकार क्यों सत्ता इतना पास आकर खिसक गई। जी हां, हार के कारणों का पता लगाने के लिए आरजेडी ने कमेटी बनाई है। इसका मुख्य प्रमुख मंत्री श्याम रजक को बनाया गया है। जी हां, श्याम रजक और उनके साथ आरजेडी के दूसरे नेता यह पता लगाएंगे कि पार्टी किन किन कारणों से हारी है। नए कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, और दिल्ली के सभी रास्ते धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। वहीं सरकार के साथ गुरुवार को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा सामने नहीं निकला है, जिसका सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों को पता चला तो उनका गुस्सा और भी भड़क गया। जी हां, और सरकार पर दबाव बनाने के लिए 5 नेशनल हाईवे को बंद करने की तैयारी किसान कर रहे हैं। जी हां, किसान संगठन कभी भी अन्य बचे नेशनल हाईवे को बंद कर सकते हैं, जिससे दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। दोस्तों बिहार की सियासत में अभी से किच-किच शुरू हो गया है। जी हां, नई सरकार बने अभी कुछ ही दिन नहीं हुए हैं, किंतु प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, भाजपा बिहार अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार पर हमला बोला है तथा पूर्वी चंपारण जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जी हां, डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट में आज सुबह बेतिया से पटना की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि रास्ते में पूर्वी चंपारण से सेमरा की जनता ने सड़क जाम कर दिया था। पता चला कि उस जगह पर आए दिन चोरियां हो रही हैं। जी आज गांव वालों ने चोर को पकड़ने की कोशिश की तो वह अपनी बाइक छोड़कर भागने में सफल रहा। स्थानीय थाना प्रभारी को फोन करने पर थाना प्रभारी उल्टा गांव वाले को धमकाने लगा। जी हां, और पुलिस आई तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जो व्यक्ति सूचना दी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। जी हां, वो पटना पहुंच भी गए हैं। मोहन भागवत पटना में 5-6 दिसंबर को यानी कि आज और कल आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की क्षेत्र स्तर की आयोजित होने वाली बैठक में भाग लेंगे। जी हां, 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में कोरोना काल में स्वयंसेवकों द्वारा किए गए सेवा कार्यों की चर्चा समीक्षा की जाएगी। साथ ही कोरोना से प्रभावित जनजीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, स्वदेशी जैसी गंभीर समस्या
विषय पर भी चर्चा होगी। जहां बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मोहन भागवत पहली बार बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल बीजेपी ने भागवत के दौरे को लेकर काफी तैयारियां की है, लेकिन सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के अंदर भी हलचल तेज हो गई है। किसान आंदोलन के मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पटना में एक प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों का एमएसपी समाप्त करना चाहती है, क्योंकि उनकी मंशा कॉर्पोरेट के हाथों किसानों को बंधक बनाने की है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी नोटबंदी या फिर जीएसटी जैसे किसी भी बड़े बदलाव को लेकर फायदे गिनाती है, लेकिन हकीकत में यह एक डिजास्टर साबित होता है। कुछ समय बाद जब इसके फायदे पूछे जाते हैं तो सरकार कुछ बताने की स्थिति में नहीं होती है, वे जवाब भी नहीं देना चाहती है। जी हां, तेजस्वी यादव ने इस बात का भी ऐलान किया है कि आज यानी कि शनिवार को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन में शामिल दल किसान आंदोलन के सपोर्ट में धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार हर वह कोशिश करती है जिससे मुद्दे को भटकाया जा सके, लेकिन सवाल यह है कि एमएसपी को ही जब समाप्त कर दिया गया तो फिर किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी। तेजस्वी यादव ने किसानों और संगठनों से अपील करते हुए कहा है कि इस काले कानून के खिलाफ आप सड़कों पर आए और कानून के खिलाफ मजबूत विरोध दर्ज करें। हिसुआ से कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी हां, उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐलान किया है कि पूरे बिहार में हर जिले में धान खरीदारी का केंद्र खोल दिया गया है, लेकिन सरकार ईमानदारी से जांच करके बताए कि कितनी किसानों के धान की खरीदारी हो रही है। दलाल को भेज कर गांवों से धान की खरीदारी करते हैं और किसानों को सही मूल्य पर नहीं मिल पाता है। जी हां, उन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ूंगी। जब कोई भी नियम बनता है तो वह पूरे बिहार में लागू होना चाहिए, यह नहीं कि सिर्फ नालंदा हो। दोस्तों, सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए कामगारों को अब दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। जहां कामगारों को सिंगल विंडो सिस्टम को सरकारी लाभ तथा अन्य सुविधा दी जाएगी। श्रम संसाधन विभाग की ओर से सिंगल विंडो सिस्टम को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जी हां, यह प्रयास भी होगा कि जो मजदूर जिस जिले में हो वहां की मुख्यालय में एक ही जगह उनकी समस्याओं का समाधान भी कर दिया जाए। इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर हर जगह समाप्त होगी। दोस्तों, बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए ताजा अपडेट के अनुसार आज राज्य में कोरोना के 619 नए मरीज मिले हैं। सबसे अधिक कोरोना के नए मरीजों की संख्या पटना जिले में है, जहां 211 नए मरीज मिले हैं। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो अररिया और औरंगाबाद में 12, बांका में 20, बेगूसराय में 18, भागलपुर में 16, पूर्वी चंपारण में 19, गोपालगंज में 64, मुजफ्फरपुर में 22, पुणे में 31, रोहतास में 14 और फिर वैशाली में 15 मरीज मिले हैं। वहीं शेखपुरा में 2, और नालंदा में 8, खगड़िया में 1, भोजपुर में 3 और बक्सर में 2 मरीज मिले हैं। जहां बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो फिर यहां एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 6183। दोस्तों, बिहार में अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अगर 2 कदम आगे बढ़ा रही है तो फिर अपराधी 4 कदम आगे उनसे चले जाती है। जहां खास तौर पर राजधानी पटना में जहां मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद भी पुलिस की गश्त में लापरवाही सामने आ रही है। ताजा मामला देर शाम को आई है, जहां अपराधियों ने एक बैंक के एटीएम काट करके लाखों रुपए उड़ाने की घटना को अंजाम दिया है। जहां इस घटना के बाद एक बार फिर से अपराधियों ने पुलिस की कार्य प्रणाली को चुनौती दे दी है। जहां इधर बैंक कर्मी चोरी के मामले में सफाई देते हुए कहा कि कैश चोरी नहीं हुई है और सारे कैश बैंक की तरफ से ही निकाली गई है। इसमें थोड़ी बैंक की भी लापरवाही सामने आई है। जी हां, बैंक कर्मी ने एटीएम से चोरी मामले में बताया कि पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक मर्ज होने को लेकर पाटलिपुत्र स्थित एटीएम से सारे कैश निकाला गया था। जी हां, कैश को बैंक की ओर से ही निकाला गया था। हां, यह जरूर है कि कैश निकाले जाने से पहले मर्ज होने की कोई भी सूचना या फिर कोई इश्तिहार चस्पा नहीं किया गया। इस कारण थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस की गश्ती के दावे को फिर से फेल हो गए हैं। कोरोना बंदी ने नेपाल और बिहार के बीच रोटी और बेटी के रिश्ते पर गरन लगा दिया है। जहां इन दिनों शादियों के मौसम में लोगों का उस तरफ और इस तरफ से आना जाना हो रहा है। जहां ऐसे में बॉर्डर के उस पार से न कोई गाड़ी आ सकती है और न ही इस पार से कोई गाड़ी जा सकती है। गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और बॉर्डर पर ही गाड़ियों को छोड़कर पैदल इस पार से उस पार जाना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक रक्सौल में भारत नेपाल बॉर्डर पर शादी विवाह के मौके पर भी
सन्नाटा पसरा हुआ है। बंदिशों के कारण दोनों तरफ की गाड़ियों को आने जाने में मुश्किल हो रही है, जहां ऐसे में यात्रियों को पैदल ही बॉर्डर क्रॉस करना पड़ रहा है, तभी उन्हें आगे जाने के लिए गाड़ियां मिल पाती है। किसी को अगर जरूरी काम से नेपाल जाना हो या फिर नेपाल से बिहार आना हो तो इस बंदिश ने सबकी मुश्किलों को और भी बढ़ा कर रख दिया है। जी हाँ, नेपाल से आने जाने वाले लोगों को नेपाल में ही गाड़ियां रोकनी पड़ती है और बिहार से आने जाने वाले लोगों को बिहार में ही गाड़ियां रोकनी पड़ती है। दोस्तों, बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत के बिगुल फूंके गए हैं। जी हां, पार्टी के प्रदेश महासचिव केशव सिंह ने अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, साथ ही जनवरी के तीसरे हफ्ते में पार्टी में बड़ी टूट का भी दावा किया है। लोजपा से अलग होकर लोजपा रामविलास पासवान गुट बनाने का दावा किया है। जहां केशव सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिसमें 30 जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों को लेकर नई पार्टी बनाने का दावा किया गया है। जी, उन्होंने कहा है कि अगर वे मुंह खोलेंगे तो कई चेहरे बेऊर जेल में नजर आएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अपनी जमीन करने की इच्छा रखने वाली बुजुर्ग महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जी हां, वीडियो में बुजुर्ग महिला को यह कहते हुए देखा जा सकता है कि वे अच्छे काम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी 12 बीघा जमीन देगी। जहां खबरों के मुताबिक 85 वर्षीय महिला का नाम बिट्टन देवी है और वे मैनपुरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। जी हां, बिट्टन देवी आज मैनपुरी तहसील में अधिवक्ता कृष्ण प्रताप सिंह के ऑफिस पहुंची और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए बिट्टन देवी ने कहा है कि वे अपनी सभी संपत्तियां पीएम मोदी को देना चाहती थी। आपको बता दें कि बिट्टन देवी के पति इस दुनिया से अलविदा हो गए हैं और अब वे अपने बेटों और बहुओं पर निर्भर हैं, जो उनकी देखभाल नहीं करते हैं। जहां वे सरकार द्वारा प्रदान की गई पेंशन पर जीवित हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति से बात करते हुए बिट्टन देवी ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें पेंशन दी, जबकि उनके अपने बेटे उनको मारते हैं। जी हां, जब उनसे पूछा गया है कि पीएम मोदी ने उनके लिए क्या किया है तो उन्होंने जवाब दिया है कि मोदी मुझे पैसे देते हैं, वो मुझे 2000 रुपए की पेंशन देता है, इसलिए मैं अपनी 12 बीघा जमीन मोदी को दे दूंगी। जहां अपने दुख को साझा करते हुए बिट्टन देवी ने कहा कि उनके 3 बेटे, 7 पोते और 3 पोतियां हैं, जहां फिर भी उनके लिए कोई नहीं था। हमारे आउट को खेत दो, वोट दो, अब हम 12 बीघा खेत फेंक दे। हाँ, किसके नाम है? किने? मोदी जी को। किने? मोदी जी को दे। अच्छा, मोदी जी को। अच्छा हाँ। अच्छा, हमें तनख्वाह देता तो हम गुजर करते। ठीक है। हमें लड़का बात 12.5 बीघा फेल, न खेत जाए, न घर जाए, न कोर जाए। और मोदी ने क्या क्या दिया? मोदी ने हैं? मोदी ने क्या दिया? मोदी ने रुपया दो। कैसा? महीना रुपया दे। अच्छा। दे 2000 दे। अच्छा। घरों आए 2000। अच्छा, हाँ, तो आप खेत मार को दो, अब हम 12 बीघा खेत फेंक दे। मोदी जी के नाम करना है 12 बीघा? मोदी के राज दे। अच्छा, हाँ। तो मोदी से खुश हैं आप? हैं? मोदी से खुश हैं? मोदी से खुश हैं? हाँ, खुश आए हम, खूब। अच्छा, खूब खुश आए। बिहार में नौकरी करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। जी खबर के मुताबिक बिहार के स्वास्थ्य विभाग में करीब 16,000 पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खाली पड़े पदों के भरने में सक्रिय हो गए हैं। जी उन्होंने विभाग के अधिकारियों से कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जितने भी पद खाली हैं उन सभी पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसको लेकर विभाग की ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। इन पदों पर भर्ती को लेकर विभाग के द्वारा बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आयुष चिकित्सकों के करीब 3,300 पद भरे जाएंगे, तो वही 10,000 के करीब नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी। जी हां, बचे हुए 1,000 विशेषज्ञ और 2,200 के करीब सामान्य चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। लगातार चौथी बार सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार बदले से नजर आ रहे हैं। जी हां, जहां कानून व्यवस्था के मसले पर वे लगातार अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं और जल्द से जल्द हालात सुधारने के निर्देश दे रहे हैं, वही सरकारी विकास कार्यों की जमीनी हकीकत क्या है इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। जी हां, इसको लेकर उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि विभिन्न जिलों में जाकर विकास कार्यों की वस्तुनिष्ठ जानकारी लें और उसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री तक समय पर पहुंचाएं। दरअसल बिहार सरकार के प्रधान सचिव संजय कुमार एक पत्र जारी करके तमाम अपर मुख्य प्रधान सचिव और सचिव को यह निर्देश दिया है कि वे समय पर जानकारी उपलब्ध करवाएं।
बिहार के भूमाफिया अब सावधान हो जाएं, क्योंकि राज्य में जितनी सरकारी जमीनें हैं नीतीश सरकार उनका ब्यौरा जुटा रही है। जी हां, बिहार के हर एक जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। जिन लोगों ने सरकार की जमीनों पर कब्जा जमाया है उन्हें अब हटाने की तैयारी की जा रही है। यानी कि अब पूरे राज्य में विशेष तौर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी चल रही है। कभी विधायक की हैकड़ी निकालने वाली दबंग महिला आईपीएस अफसर अंकिता शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। जो इस बार अपनी सख्त पुलिसिंग को लेकर नहीं बल्कि इस बात को लेकर कि वह चर्चा में है कि उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया है। जी हां, अपने लाइफ स्टाइल को लेकर काफी चर्चित आईपीएस अंकिता शर्मा संडे के दिन अपने रूटीन के समय निकालकर उसे वैसे बच्चों को पढ़ा रही है जो पैसे खर्च करने में असमर्थ हैं। जी हां, भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी अंकिता शर्मा ने भी खुद अपने जीवन काल में काफी कुछ देखा है। जी हां, उन्होंने खुद बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। उन्होंने मुश्किल हालातों को देखकर यह सीखा है कि ऐसे वक्त में की गई मदद सारी उम्र याद रहती है। जी हां, अब वो खुद गरीब बच्चों को पढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि इन दिनों उनका ऑफिस ही क्लासरूम बन जाता है। जी हां, अंकिता उन स्टूडेंट को पढ़ा रही है जो गरीबी के चलते कोचिंग की महंगी फीस नहीं दे सकते। अंकिता हफ्ते में एक दिन यानी कि रविवार के दिन अपने व्यस्त शेड्यूल में सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच छात्रों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं का निराकरण करती है। दोस्तों, देश में चल रहे किसानों के आंदोलन को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने समर्थन दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने मोदी सरकार को दमकारी करार बताया है, जहां उन्होंने किसानों की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने की बात कही है। राजधानी पटना में हुए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय चुनावी समीक्षा बैठक के दूसरे और अंतिम दिन रालोसपा नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर बातचीत की। इस दौरान आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार किसान, मजदूर और गरीब विरोधी है। किसानों के प्रति जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपना रवैया अपनाया है वे निंदनीय है। अगर मोदी सरकार देश के किसानों की मांग पूरी नहीं करती है तो रालोसपा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल इमाम मलिक ने कहा कि इस अहम बैठक में शिक्षा सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। जी हां, आरएलएसपी लगातार शिक्षा में सुधार को लेकर संघर्ष करती आ रही है। पार्टी आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी। पटना के विक्रम थाना क्षेत्र के गोरखुड़ी गांव के पास सड़क हादसे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरी टैंक लॉरी क्षतिग्रस्त हो गई। जी हां, टैंक लॉरी के क्षतिग्रस्त होते ही उस समय तेजी से गैस लीक होने लगा। जहां मामले की सूचना जैसे स्थानीय लोगों को मिली तो लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि गोरखुड़ी गांव के पास सड़क का निर्माण हो रहा था, वहीं से गुजरने के क्रम में टैंक लॉरी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और गैस लीक होने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। जहां गैस लीक होने की वजह से बर्फबारी जैसा दृश्य सामने आ गया। टैंक से तेजी से हो रहे लीकेज की वजह से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। दोस्तों, बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। पुलिस वाले लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में वैशाली जिले में नए थानेदार की पोस्टिंग की गई है। पुलिस कप्तान ने बड़ी जिम्मेवारी अधिकारी को सौंपी है। वैशाली जिले की एसपी ने 3 थानों में नए थानाध्यक्षों की पोस्टिंग की है। गोपालगंज जिले के हथुआ स्थित सैनिक स्कूल से जुड़ी एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो भेजने का मामला सामने आया है। जहां सैनिक स्कूल प्रबंधन की ओर से गोपालगंज जिले के हथुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस इस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। दोस्तों, यदि आपने भी स्नातक किया है और बिहार में नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट मौका है, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की 4638 पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। जी हां, इससे पहले ही आपको आवेदन कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री एवं यूजीसी नेट क्वालिफाइड होनी चाहिए, तभी वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.bsusc.bihar.gov.in इस पर विजिट करें। दोस्तों, अगर बूढ़े हो चले होमगार्ड के जवान के हाथों में अगर किसी हट्टे गट्टे युवा चोर के हाथों की रस्सी हो तो वे कब हथकड़ी सरकाकर भाग जाए कहना मुश्किल है। जहां ऐसी घटना अक्सर होती रहती है। आज भी नालंदा सदर अस्पताल से एक चोर आसानी से ऐसे ही हथकड़ी से सरकाकर भाग गया। चोर के भागने पर बुजुर्ग होमगार्ड कितने असहाय नजर आ रहे हैं, जहां उसे आप तस्वीर में देखकर समझ सकते हैं। जहां बिहार के पुराने होमगार्ड जवानों में से ज्यादातर की उम्र अब ढल चुकी है। ऐसे बहुत से होमगार्ड के जवान आज भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात नजर आ रहे हैं। जहां नालंदा सदर अस्पताल के पास जिस तरीके से चोर हथकड़ी सरकाकर आसानी से भाग
गया, उसे देखकर लोगों का यही कहना था कि जिन्हें खुद सुरक्षा की दरकार है वे अब भी जनता की सुरक्षा में लगे हुए हैं। जी हां, चोर के भागने पर घबराहट में बुजुर्ग होमगार्ड के चेहरे पर जो भाव दिख रहे थे उससे वे काफी असहज दिख रहे थे। चोरी के मामले में पकड़े गए युवक को जेल भेजने जाने के पूर्व कोरोना जांच के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजा गया था। जी हां, चोरी के मामले में पकड़े गए 2 चोर में से एक चोर हथकड़ी सरकाकर भाग गया और होमगार्ड का जवान बेबस और लाचार खड़ा रह गया। जी हां, घटना नालंदा के सदर अस्पताल की है। नूरसराय पुलिस ने इकबाल और हिमांशु नाम के 2 युवकों को चोरी के मामले में पकड़ा था। दोनों को जेल भेजे जाने से पहले कोरोना जांच के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजा गया था। उन दोनों चोरों के साथ होमगार्ड के सिपाही भी थे। जी हां, अस्पताल पहुंचते इकबाल ने बड़ी चालाकी से हाथ से हथकड़ी सरकाकर और पलक झपकते ही सदर अस्पताल से फरार हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के दुनिया से चले जाने से खाली हुई सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी पूरी हो गई है। जहां इसके लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिनमें एक का नॉमिनेशन टेक्निकल ग्राउंड पर रद्द कर दिया गया है। जहां इसके साथ ही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। आपको बता दूं कि इसके लिए एनडीए की ओर से सुशील कुमार मोदी और पेशे से इंजीनियर श्याम नंदन प्रसाद ने बतौर निर्दलीय नामांकन किया था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी को जरूरी 10 विधायकों का समर्थन पत्र नहीं प्राप्त था। ऐसे में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। जहां मिली जानकारी के अनुसार उन्हें एक भी प्रस्तावक नहीं मिला। जहां सुशील कुमार मोदी के निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। हालांकि नाम वापसी की तिथि 7 दिसंबर 2020 को है, इसलिए 7 दिसंबर को ही सुशील कुमार मोदी को जीत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दोस्तों, देश में कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो रहा है। लगातार कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के फैलने की खबरें आ रही है। इस बीच सरकार ने कोरोना के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम वैक्सीन पाने की दहलीज पर हैं। जी हां, कुछ हफ्तों में टीका तैयार होगा। वैक्सीन कंपनियों से चर्चा के बाद पीएम मोदी ने यह पहली अहम बैठक की है। पीएम मोदी ने संकेत दिए हैं कि कोरोना की वैक्सीन पहले बुजुर्गों कोरोना वॉरियर्स को मिल सकती है। सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि अभी 8 ऐसी वैक्सीन हैं जो ट्रायल के चरण में बनी हुई है। ऐसे उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर मिलेगी। वैज्ञानिकों की ओर से मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक विशेष सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है जो कि हर किसी को वैक्सीन पहुंचाने पर ट्रैकिंग करेगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कभी नीतीश कुमार के शासन के यूएससी मानी जाती थी, लेकिन अब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहे बिहार में कानून व्यवस्था धराशायी हो रही है। जी हां, पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है और अपराधी हर दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी हां, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पहले विपक्षी सवाल उठा करता था, लेकिन अब सत्ता में साझेदारी बीजेपी ने भी इस पर चिंता जताना शुरू कर दी है। जी हां, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने खुद यह माना है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है और अपराधियों से निपटने में पुलिस प्रशासन असफल साबित हो रहे हैं। मुंबई से दरभंगा जा रहे एक विमान का पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जी रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई से दरभंगा जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 944 गुरुवार को दरभंगा में खराब मौसम की वजह से पटना एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया गया। इसके बाद पटना में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जी हां, विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। मुंबई से दरभंगा जा रही इस फ्लाइट में चालक दल के अलावा कुल 178 यात्री सवार थे। विमान को लगभग 11 बजे दिन में दरभंगा पहुंचना था, लेकिन कमजोर दृश्यता की वजह से विमान को दरभंगा में उतारा नहीं जा सका, जिसके बाद पटना में इस विमान की लैंडिंग कराई गई। दरभंगा से लौटने के बाद दिन में करीब 12:54 पर फ्लाइट को पहली बार पटना में लैंडिंग कराया गया। इसके बाद 2 बजे यात्रियों को लेकर यह फ्लाइट फिर से पटना से दरभंगा के लिए रवाना हुआ और दोबारा भी दरभंगा में लैंडिंग न कर पाने के कारण उसे पटना एयरपोर्ट पर शाम 4:35 पर उतारा गया। जी हां, 2 बार फ्लाइट के दरभंगा एयरपोर्ट पर नहीं उतर पाने से यात्री काफी परेशान भी हो गए थे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यह था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।